जो सबसे ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं वो हस्बैंड और वाइफ के। क्या ऐसा बदल गया अचानक? सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों का एक तो मजाक बनाना बंद करना चाहिए। तो अभी जो समस्या हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके कारण से विवाह विच्छेद के प्रकरण बढ़ रहे हैं, ये केवल इसलिए बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इतनी अच्छी एडवाइस मिलती तो घर इस तरह से तो नहीं टूट रहे होते। पत्नी अगर दुखी हुई तो मेरा बेटा भी दुखी होगा, यह हर माता पिता को पता होता है। तो भारत का परिवार भारत की शक्ति है। आजकल के बच्चे जो है वो बोल रहे हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अलग रूम चाहिए। उस बिटिया की मूल शिकायत क्या थी? आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी माँ मेरे कमरे में जब प्रवेश करती है तो नॉक करके उसको आना चाहिए। ये सब प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? आपकी बातों से सही लग रहा है कि जो एड चलाए गए, जो चलाया गया कि बच्चे दो ही अच्छे, पर अब तो आपने बोला एक ही अच्छा। मैं इतना छोटा बच्चा था, मेरे दिमाग में ये इंजेक्ट किसने किया कि 4 लोग सुखी परिवार है और 11 बच्चों का परिवार दुखी परिवार? मोटा मोटा अगर आप बता पाए कि भाई ये कुछ चीजों का प्रभाव पड़ने से हमारे परिवार टूट रहे हैं। मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में जो सर्वाधिक विघटन का कारण बन रहा है वो रिश्ते लगातार टूट रहे हैं। डिवोर्स, घरों में लड़ाइयाँ, हस्बैंड वाइफ 2-3 साल भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। इस विषय पे बहुत डिटेल में हमने आज बात की है विकास दवे भाई साहब से, जो एक्सपर्ट है, जिनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है परिवार प्रबंधन को लेके, चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके। उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। अगर आप ये पॉडकास्ट देखते हैं तो हो सकता है आपका परिवार टूटने से बच जाए, हो सकता है आपका बच्चा भी सही दिशा में आगे बढ़े। विषय नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले, और आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता था उस विषय पे बात करने के लिए। ये जो टूटते हुए रिश्ते हैं, हमारे संस्कृति में माना जाता है, हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, कि ये जो है परिवार 7 जन्मों का रिश्ता है। ये तो हमेशा साथ ही रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, सब माता पिता सब रहते थे। अब एक ऐसा समय आ गया है जब रिश्ते चलना, जैसे अब कोई बोलता है कि मेरी 5th एनिवर्सरी है, मैरिज के 5 साल हो गए, तो लोग बोलते रहे वाह 10 हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब जो नया पीढ़ी है उनके लिए है कि अगर 10-15 तो बहुत ज्यादा हो गया, टिके रहना कठिन हो गया है। टिके रहना बहुत कठिन हो गया। अब ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नहीं टूट रहे, बेटे के पिता से भी टूट रहे हैं, माँ बाप से भी रिश्ते टूट रहे हैं, साथ नहीं रह पा रहे, हस्बैंड वाइफ भी साथ नहीं रह पा रहे। और अब ये प्रॉब्लम सिर्फ उन तक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अब सब हो रहा है। पहले होता था सिर्फ महिलाएं करती थी, अब जो पुरुष हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। दोनों तरफ अब बराबरी आ चुकी है। एक तरफ केस बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, घर परिवार टूटते जा रहे हैं। क्या ऐसा बदल गया अचानक कि इतना बदलाव आ गया इस तरह से? हमारे तो है ही नहीं, इस तलाक नाम की चीज नहीं थी। सब जॉइंट फैमिली को मानते थे, नाना नानी दादा दादी। अब ये एक नया ट्रेंड जो है वो अकेला रह रहा है वो। तो ये किस दिशा में समाज जा रहा है, कैसे बचे मैं समझ? आपने बात जहाँ से प्रारंभ की तो मुझे मैं सामान्यतः इस तरह की जो परिवार और कुटुंब व्यवस्था या टूटते हुए रिश्ते, इन सब की बात करता हूँ तो उदाहरण जरूर देता हूँ जी। क्योंकि सामान्यतः हर चीज़ का दोष बाहर देना ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। कि हम शिक्षा पद्धति की बात करें तो मेघालय के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहें। 15 अगस्त 1947 के बाद इतना 75 वर्ष हो गए इस देश को, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए क्या? ये तो दोष हमारा ही है। मेघालय तो 47 के बाद हमारे यहाँ नहीं था। तो हम लोग अपने पुरखों से जो हमको मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर अपनी व्यवस्थाएं ठीक करें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। यही बात सामान्यतः इसमें भी आती है कि ये सच है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। संबंध विच्छेद, तलाक, डिवोर्स, ये सब हमारा विषय नहीं होता था। तो हुआ यूं कि एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार और चिंतक विचारक हुए माधव गोविंद वैद्य, मागो वैद्य का नाम आपने सुना होगा। तरुण भारत के वो मार्गदर्शक भी रहे महाराष्ट्र में। तो आई और बाबा दोनों पति पत्नी जो हैं वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक जोड़ा सामने बैठा हुआ था, कहीं टूरिस्ट के रूप में वो भारत दर्शन के लिए आए हुए थे। तो दोनों को बैठे हुए देखा तो सहज भाव से, भारतीय लोगों का स्वभाव होता है, तो वैद्य जी ने पूछना शुरू किया, कहाँ से आए हैं आप दोनों, क्या है, कैसा है। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं। और अच्छा तो कितना समय हो गया गृहस्थ जीवन को। वो दोनों थोड़ा सा एजेड थे।
तो उन्होंने कहा बस अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने विवाह किया है, हम लोग घूमने ही निकले हैं विवाह के बाद। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि 6 महीने हुए विवाह को। कहा हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इसका चौथा पति हूँ और ये मेरी तीसरी पत्नी है। तो वैद्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा। तो जब बातचीत आगे बढ़ी तो उन अंग्रेज दंपत्ति ने इनसे पूछा कि आप दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे, एक की उम्र लगभग 85-90 वर्ष की, दूसरे भी लगभग 80 वर्ष के। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भी पति पत्नी हैं, लेकिन ये मेरी पहली पत्नी और मैं इनका पहला पति हूँ। और ये लंबा गृहस्थ जीवन हमने बिताया है। तो ये कहने को भले हम लोगों को एक हास्य प्रसंग लग सकता है, लेकिन बाद में वैद्य जी ने उनको जो कहा या हम दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, कुल मिलाकर मामला यह है कि अब संपूर्ण पश्चिम जगत जो है वो हमारी भारतीय परिवार परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारे रिश्तों को सहेजने के ढंग को लेकर के बड़ा आश्वस्त है। पश्चिमी जगत, उनको पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं दरअसल हमारी असली शक्ति वही है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मार्गरेट थैचर एक बार राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भारत की यात्रा पर आई। अब लंदन की राष्ट्र प्रमुख हमारे यहाँ आ रही है ब्रिटेन से, तो स्वाभाविक रूप से उनके पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करना है। राजीव जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते थे। राजीव गांधी जी ने उनका पूरा प्लान पूछा कि आपकी यात्रा की योजना क्या है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन मुझे भारत रहना है, 1 दिन मैं पूरा का पूरा राजनयिक कामों को दूंगी, उसमें प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, अलग अलग विभागों के मंत्रियों से बात करना, इन्वेस्टमेंट, ये सब रहेगा। 1 दिन मेरा पूरा का पूरा भारत के किसी संयुक्त बड़े परिवार में रहने का है। अब आप सोचिए कि 1 दिन देश के लिए और 1 दिन परिवार के लिए। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि मार्गरेट थैचर ये क्या मांग कर रही हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है, कोई कहेगा कि आगरा का ताजमहल देखना है तो वहां ले जाएंगे, लाल किला देखना है तो वहां ले जाएंगे, खजुराहो ले जाएंगे, ये तो परिवार में रहना चाहती हैं। तो आनंद फानन में पूरे भारत के IAS लॉबी और सचिव और ये सब लगे। तो अंततः पता लगा कि राजस्थान का एक बढ़िया सा मारवाड़ी परिवार है और लगभग 90-95 लोग एक ही छत के नीचे एक चूल्हे पर रोटी बना करके खाते हैं, ऐसा संयुक्त परिवार है। तो मार्गरेट थैचर की व्यवस्था बनी, अपने राजनयिक काम निपटा करके दूसरे दिन सुबह से लेकर रात्रि तक वो उस परिवार के साथ रही, पूरा दिन। सारे रिश्तों को उन्होंने समझने का प्रयास किया। सबसे बड़ी उम्र के दादाजी जो थे, पर दादा हो गए थे, वो नाती पोते और उनके यहाँ बच्चे और ये सब, सबकी शादियां हो गई, बहुत सारी बहुएं। और वो पूरा दिन रह करके और फिर वापस जब ब्रिटेन लौटी तो उन्होंने, जैसा आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, तो वैसा उन्होंने पूरे ब्रिटेन को एक मैसेज दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हमको भारत से उसकी परिवार व्यवस्था, परिवार परंपरा को सीखना पड़ेगा। भारत की शक्ति वो है। और ये संदेश जब उन्होंने ब्रिटेन को दिया तो ब्रिटेन ने इसको आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि वहाँ जो संयुक्त परिवार है, मैं दिन भर रह करके आई, मैंने जो उनकी बॉन्डिंग आपस में देखी है, वो बॉन्डिंग यदि हमारे यहाँ के परिवारों में बन जाए, हमारे ये न्यूक्लियर फैमिलीज है ये संयुक्त परिवार परंपरा में परिवर्तित हो जाए, तो हम भी भारत की तरह शक्तिशाली बन सकते हैं। ये मैसेज उन्होंने देश को दिया। तो भारत का परिवार भारत की शक्ति है। और इसलिए निश्चित तौर पर आपने कहा कि हमारे यहाँ परिवार विच्छेद की कोई परंपरा कभी नहीं रही। इन्हें हमारे यहाँ पर एक समय ऐसा था कि 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। हमारे से 3 पीढ़ी पहले हमको पता है दादाजी के कितने भाई बहन थे, पिताजी के, मेरे से पिछली पीढ़ी में जब देखता हूँ तो मेरे 2 काका हैं, पिताजी से 2 छोटे भाई हैं और मेरी 5 बुआ है, 8। और दादा दादी थे ही घर में। तो दादा दादी से जब मैं बातचीत करता था तो मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट होना प्रारंभ हो गया था। और वो इंजेक्ट ऐसे होता था कि रेडियो पर विज्ञापन आ रहे हैं, टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं। तो मैं जब छोटा था तो दादी को मजाक में कहा करता था, थोड़ा वाचाल ज़्यादा था, तो दादी को कहता था, उनका एक ब्लैक एंड वाइट फोटो होता था जिसमें 11 बच्चे दिखाई देते थे। तो मैं कहता था कि दादी इसमें 11 बच्चे हैं, मेरे कुल मिला के मुझे तो 8 भाई बहन दिखाई देते हैं। तो वो कहती थी कि वो स्वर्गवास हो गया उनका, असमय बीमारी से चले गए। तो मैं कहता था कि ये तो दुखी परिवार है। और हमारा जो परिवार था, तो मेरे से एक बड़े भैया और मैं और मेरे माता पिता, तो हम लोग चूंकि गांव से शिफ्ट हो गए थे रतलाम जिले में एक थोड़े बड़े नगर में, तो मैं कहता था कि हम 4 लोग हैं। तो मैंने कहा देखो ये सुखी परिवार है, हम 2 हमारे 2। मैं इतना छोटा बच्चा था, मेरे दिमाग में ये इंजेक्ट किसने किया कि 4 लोग सुखी परिवार है और 11 बच्चों का परिवार दुखी परिवार है। दादी तब मुझे कहती थी कि बेटा हम कभी दुखी नहीं रहे,
तुम देखो कि दोनों काका जो हैं वो भी अपने अपनी जगह पर ठीक ढंग से अपना काम कर रहे हैं। पांचों बुआ का विवाह हो गया, वो अपना अपना काम कर रही। देखिए, परिवार में जब भी एक पीढ़ी पर आप एक भाई और एक बहन की बात करते हैं, ये हमने पहले परिवार नियोजन के नारे आए, कहा कि 3 या 4 बच्चे पर्याप्त हैं, हमने उसको मान लिया। फिर कहा बच्चे 3 ही अच्छे, एक त्रिभुज का सिंबल हमको दे दिया, हमने उसको स्वीकार लिया। फिर बच्चे 2 ही अच्छे कहा तो हमने एक लड़का एक लड़की पर आ गए। अब परिवार नियोजन वालों ने कहना शुरू कर दिया कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब ये शेर का बच्चा कब गीदड़ बन जाएगा, कब सियार बन जाएगा, कब लोमड़ी बन जाएगा, कब खरगोश बन जाएगा, कब चूहा बन जाएगा, हमको पता ही नहीं लगेगा। अब आज जो एक बच्चा परिवार में पल रहा है, वो दादा दादी उसके पास नहीं है, नाना नानी नहीं है, ताऊ नहीं है, ताई नहीं है, चाचा चाची नहीं है, बुआ नहीं है, मौसी नहीं है। तो आप जब एक बेटा और एक बेटी कहते हैं तो आप अपने आप 2 रिश्तों की हत्या कर देते हैं। जब 2 बहनें नहीं है एक परिवार में तो मौसी कहां से आएगी? भाई बुआ तो आ जाएगी एक बेटी पर, लेकिन मौसी का रिश्ता मर जाएगा उस परिवार में। तो 2 भाई और 2 बहन न्यूनतम होंगे, तब जाकर के चाचा क्या होते हैं, ताऊ क्या होते हैं, मौसी क्या होती है, बुआ क्या होती है, ये बच्चों को समझ में आएगा। तो संयुक्त परिवार में बच्चा फिर कॉकरोच से नहीं डरता है, फिर वो सांप के साथ खेलता है, फिर वो भरत की परंपरा का बनता है। रुक मैं तेरे दांत गिनूंगा, बड़े शेर से कहता था। तो शेर के दांत गिनने की क्षमता तब आती है जब वो बड़े परिवार में पलता है। दादाजी कहते हैं जाओ अपना काम करके आओ, जाओ अकेले चले जाओ। तो ये जो होता है परिवारों में, इससे बच्चों में साहस भी आता है, उसमें साहचर्य भी आता है, साथ साथ जीवन जीने की कला बच्चा सीखता है। तो उसके जीवन में भी ये सब उपयोगी बनते हैं। आपने जो शब्द प्रयोग किया, आत्महत्या कर रहे हैं, अवसादग्रस्त हो रहे हैं, ये वही इसी ले रहे हैं। हॉस्टल में आता है, अकेला कमरे में पड़ा रहता है, प्राइवेसी के नाम पर उसको, केवल हॉस्टल में नहीं, इन दिनों तो मैं चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ता हूं, उस पर भी बातचीत करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन दिनों बच्चों को हमने प्राइवेसी देना शुरू कर दी। ये प्राइवेसी होती क्या है? आपकी हमारी पीढ़ी, मैं 56 वर्ष का हूं, आपकी हमारी पीढ़ी के लोग माँ पिताजी के साथ सोया करते थे, बिल्कुल, घर में एक बेडरूम था। ये परिवार जो आज से 50 साल पहले चलते थे वैसे ही आज भी चल रहे हैं। लेकिन बच्चा जरा सा है, वो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसको कहा जाता है तुम्हारे बेडरूम में जाकर के सो। अब वो कॉकरोच से डरेगा नहीं क्या? उसको बुरे सपने आएंगे कि नहीं? वो भूत की कल्पना कर करके भय उसके मन में पैदा होगा कि नहीं? दब्बू बनेगा कि नहीं? और यही बच्चा इसी प्राइवेसी के नाम पे जब हॉस्टल में अकेला रहता है, उसको ये पसंद भी नहीं है कि मेरे साथ कोई साथ रहे। तो फिर कोटा में नई जनरेशन के लिए एक नया आविष्कार हुआ है कि वो जो पंखे हैं, उन पंखे में एक स्प्रिंग आ गई है। अगर कोई बच्चा आत्महत्या करके लटकेगा तो वो पंखा एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है। हमारी यात्रा यहाँ तक पहुंची है। हम कहाँ शेर के दांत गिनते थे और कहाँ पंखों में स्प्रिंग लगा रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है, इस सब के पीछे अगर कुछ है तो वो परिवार है। इस परिवार को बचाना पड़ेगा। और अब तो लिव इन रिलेशनशिप जैसा राक्षस आ गया है, और उससे अब एक कदम आगे चल करके डिंक फैमिली आ गई है। अब पश्चिम जगत ने ये कहना शुरू किया है कि डबल इनकम नो किड्स, ये परिवार की परिभाषा। बच्चे पैदा नहीं करेंगे, डबल इनकम नो किड्स, डिंक फैमिली, डिंक फैमिली, DINK। तो इनकम को हम डबल करेंगे। अगर एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं तो तुम्हारी इनकम और मेरी इनकम मिलकर के डबल हो जाएगी, हमारे पास खूब संसाधन होंगे। लेकिन बच्चे पैदा किए तो शेयरिंग होगा हमारे पैसे में। ओह माय गॉड। हम खर्च भी ना करें किसी पे, केवल हम दोनों अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मर जाएं, बस यही परिवार है। तो ये जो डिंक की तरफ बढ़ता हुआ समाज है, ये दरअसल घातक है। भारत ने इस प्रकार की परंपरा को कभी प्रश्रय नहीं दिया, कभी हमारे यहाँ पर इसकी स्वीकार्यता नहीं रही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार परंपरा की तरफ हमको फिर से लौटना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों एक केस स्टडी कर रहा था। एक हमारे मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। उनकी बेटी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके पानी भी नहीं पीना, मुझे खाना भी नहीं खाना, बहुत नाराज थी। और नाराज थी वो माँ और पिताजी दोनों से। मुझे बुलाया, जैसे तैसे समझा करके दरवाजे के बाहर से बातचीत करके दरवाजा खुलवाया हम लोगों ने। उस बिटिया की मूल शिकायत क्या थी? आपको आश्चर्य लगेगा। मेरी माँ मेरे कमरे में जब प्रवेश करती है तो नॉक करके उसको आना चाहिए। ओह माय गॉड। एक शब्द में आपने परिभाषित कर दिया कि संवादहीनता, पिता पुत्र के बीच में संवादहीनता, माँ बेटी के बीच संवादहीनता। इस संवादहीनता के लिए प्रश्रय किसने दिया? उन्होंने कहा कि विकास जी आज तो ये हो गया, अब इसका इलाज क्या? मैंने कहा सबसे पहले 4 बेडरूम का घर बेच करके वो सिंगल बेडरूम हॉल किचन का एक घर ले लो आप, तो फ्लैट छोटा सा। 2 पति पत्नी हो, एक इकलौती बेटी है, आपको परिवार आगे भी नहीं बढ़ाना और 4 बेडरूम है, उसका स्टडी रूम अलग है, उसका बेडरूम अलग है, आपने उसको अलग छोड़ रखा है। तो माँ को भी फिर दरवाजा नॉक करके ही आना पड़ेगा उस घर में। तो इस सारी व्यवस्था को बदलना अगर है तो इसके लिए तय बात है कि हमको साथ में रहना, हमारी बॉन्डिंग बनना। खाना हम साथ में बैठ करके खाते हैं क्या?
कम से कम 2 समय में से एक समय का भोजन पूरा परिवार एक साथ आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, आलती पालती लगा करके, पंगत लगा कर बैठे, लेकिन एक साथ बैठ करके भोजन करना हमारा छूट गया। हम बात तो करते हैं कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए हम सारा व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो 2 जून की रोटी चैन से खा नहीं पाते हैं। टिफिन लेकर के सुबह से टांग करके निकले हैं, मार्केटिंग वाला व्यक्ति जा रहा है, बीच में बाजार में कहीं, मैंने ऐसे भी दृश्य देखे कि टाई सूट पहने हुए बच्चे किसी बस स्टॉप पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, आधुनिक समय में ये सब करना है। जिस 2 समय की रोटी के लिए ये सारा काम करो, उस 2 समय की रोटी को तो समय दो। ये मूल बात है, ये भारतीय चिंतन प्रक्रिया है और ये परिवार से आती है। तो शाम का एक समय का भोजन हम सब लोग बैठ करके साथ में कर सकते हैं क्या? इस बात को भी परिवार में लाने की आवश्यकता है। अभी नहीं है, आपने बहुत बड़ी बात बोली, स्पेशली जो आपने बच्चों वाली बात बोली कि वो बोल रहे हैं उनको प्राइवेसी चाहिए। ये बिल्कुल है, आजकल के बच्चे जो है वो बोल रहे हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अलग रूम चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, ये थॉट उनको दिया किसने, ये स्पेस आया कैसे कि वो बच्ची ये सोच रही है कि भाई मुझे एक अलग रूम चाहिए। ऐसा क्या करना है कि अलग रूम चाहिए? और धीरे धीरे करके जब वो किसी परिवार में भी शिफ्ट होगी तो वहां भी वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको वो भी लगेगा ये मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और फिर सारे झगड़े शुरू होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने एक और बात बोली कि घर भेज दो, 4 कमरे का है तो 1 कर लो, आपने बोला बच्चे 4-5 होने चाहिए, तो अब इसमें लोग ये कहते हैं कि भाई क्या ग्रोथ नहीं करें क्या? दूसरा, बच्चे 4 पैदा कर लेंगे, उतनी इनकम नहीं है आज की रेट में, इतनी महंगाई है, कैसे जीवन चले, उतनी सैलरी नहीं है। गांव में तो कैसे भी चल जाता था, अब शहर में अगर 4 बच्चे पैदा कर ले तो खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या? ये भी तो टेंशन है। वास्तव में क्या होता है, कुछ चीजें तो प्रतीक रूप में कही जाती है। 4 कमरे का घर और 1 कमरे का घर, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि घर को बेच करके एक ले लें। ये प्रेरित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था कि मैं उनको बताऊं कि ये सब प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, आपने दिया है, ये पिछली पीढ़ी ने नई पीढ़ी को दिया है। जहां तक अर्निंग का बात है, अर्निंग को लेकर के भारतीय दर्शन बड़ा स्पष्ट रहा है। हम लोगों ने कभी भी, अगर हम धन कमाने वाले नहीं होते तो आज पूरी दुनिया की निगाह पद्मनाभ मंदिर पर क्यों होती? हम लोगों ने, लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को मनी कॉन्शियस बनाना है, करियर कॉन्शियस बनाना है। ये बनाने में हम इतना एक्सट्रीम तक न जाए, इतनी उदात्त अवस्था तक न पहुंच जाए कि बच्चा अगर उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए, अवसादग्रस्त हो जाए। भाई देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि हम आज कह रहे हैं कि हमने 4 बच्चे पैदा कर दिए तो वो खाएंगे क्या, परिवार कैसे चलेगा? मैं अपने परिवार का उदाहरण देता हूं। मेरे दादाजी की कोई नौकरी थी ये मुझे नहीं पता, उनके पास कोई बड़ी खेती बाड़ी की जमीन थी ये मुझे नहीं मालूम, कभी नहीं रहा। वो पंडिताई करते थे, पूजा पाठ करके जो उस जमाने में 54-58 दक्षिणा मिलती थी उसी से घर चलाते थे। अगर उनकी अर्निंग पर उन्होंने 11 बच्चों को पाल लिया। मेरे पिताजी के 2 संतानें थी, उनका भी कोई स्थायी व्यवसाय नहीं रहा, वो भी पूजा पाठ करते थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनको जो दक्षिणा मिलती रही उससे उन्होंने 2 बच्चों को पाला। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं चूंकि संगठन के काम में लगा रहा, इसलिए ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कभी जीवन में नहीं कमाया। तो अधिकतम 20,000 रुपये के वेतन में मैं अभी 2020 तक अपना घर परिवार चलाता रहा, 20,000 रुपये के वेतन में। लेकिन 2 बच्चों को फिर भी मैंने पाला। मेरे बेटे का वेतन 1 लाख रुपए होगा तो भी वो ये संकोच कर रहा है कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, अभी मैं एक बच्चा पैदा करूं कि नहीं करूं। अब आप देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां काम आ रहा है कि अर्निंग से बच्चों का क्या संबंध है। जिन लोगों की अर्निंग बहुत कम थी उन्होंने भी 11 बच्चे पाले, पोसे, बड़े किए, उनको सबको व्यवस्थित किया। अंततः परिवार की एक शक्ति होती है। हम ये नहीं कह रहे कि 10-12 बच्चे पैदा करना, लेकिन अंततः यदि 2 बेटे और 2 बेटी किसी घर में आ जाते हैं तो उसकी मजाक नहीं बनाना, ये समाज को सोचना चाहिए। अरे 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, भाई पैदा किए हैं तो वो सब पलेंगे बढ़ेंगे ना। ईश्वर ने सृष्टि में भेजा है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि चींटी के कण की और हाथी के मण की व्यवस्था ईश्वर करता है। मण यानी 20 किलो, हाथी ज्यादा खाता है, चींटी कम खाती, लेकिन हर व्यक्ति को ईश्वर ने भेजा है दुनिया में तो उसकी व्यवस्था होगी। आप तय मान करके चलिए, आज तक हमने कभी सुना क्या कि किसी परिवार में 5 संतानें थी और 1 संतान भूख से मर गई? कभी नहीं सुना हमने आज तक। ईश्वर व्यवस्था करता है, माता पिता व्यवस्था करते हैं, वो जितने संतान है उन सबके लिए उतना अर्न करते हैं। तो प्रश्न ये है कि अब हम कम से कम इतना तो करें कि भाई 2-3 बच्चे परिवार में रहें, उन परिवारों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने का अवसर मिले, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिले। एक बच्चा 4 साल बड़ा है, उसका जीके उतना ज़्यादा अपडेट है, एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा 3 साल का है। हर बच्चे के अपने अपने एक ओरा होता है, उस ओरा के साथ कनेक्ट करके वो बच्चे डेवलप होते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बच्चे कभी भी हानिप्रद नहीं होते, और इसको लेकर के पश्चिम जगत क्या सोचता है इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर हम चिंतन करें कि हमारी भारतीय परिवार परंपरा में देरानी जेठानी होना जरूरी है, चाचा ताऊ होना जरूरी है, भुआ मौसी होना जरूरी है, इन सब की आवश्यकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आदर्श परिवार वो होता है जहाँ पर कम से कम 4 या 3 पीढ़ियाँ रहे, जिसका हम वास्तव में जिसका मजाक बनाना चाहिए वो क्या रहे, केवल 2 ही पीढ़ी रहती है क्या तुम्हारे यहाँ? 2 पीढ़ी वाला परिवार, लेकिन जहां पर केवल 1 पीढ़ी रह रही है वो तो निकृष्ट परिवार है, ऐसा कहना हमको शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर के परिवार परंपरा का सही कॉन्सेप्ट नई पीढ़ी को पता लगेगा। 1 पीढ़ी में रहना, अकेले पति पत्नी रह रहे हैं, अब हम देखते हैं कि चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, आईटी प्रोफेशनल 2 पति पत्नी रह रहे हैं, आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, रात रात तक मल्टीनेशनल कंपनियों के टास्क पूरे करना है, वेतन बढ़वाना है, इंक्रीमेंट लेना है, ज्यादा पैसा लेना है। इस पैसे का करना क्या है? हम परिवारों में इस बात का चिंतन करते हैं क्या? परिवार में बैठ करके बातचीत करते हैं क्या? पति पत्नी इन्वेस्टमेंट पर तो विचार करते हैं कि जो कमाया उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये जितना कमा रहे हैं उसका उपयोग हम कितना करेंगे। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा जी। अभी तक संपूर्ण विश्व के एक सर्वेक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपना कमाया हुआ आज तक 30% से ज्यादा उपयोग नहीं कर पाया। जितना वो कमाता है उसका 30%, मतलब 70% दूसरे उपयोग करते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के आप या तो 1 पीढ़ी की व्यवस्था कर लें। आमतौर पर हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे ठीक से पल जाएं, वो योग्य बन जाए, और उनका परिवार ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अपने बच्चे को एक मकान बना करके देंगे, वहीं तक का तो दायित्व है ना। उसके बच्चों के 4 मकान हो, उसके बच्चों के भी 4 मकान हो, उसके 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करने में क्यों लगे हो भाई? तो हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष का धन आ जाता है तो बाकी धन धूल जैसा हो जाता है हमारे लिए। ये संतोष हमारे मन में आ रहा है क्या? हम यंत्रों के पीछे भाग रहे हैं, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, मनी कॉन्शियस होते जा। माता पिता को एक तरह से बाहर वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? हमने दरअसल पैसे को और करियर को महत्वपूर्ण हमने बनाया। तेरे लिए ये जरूरी है, तेरे लिए ये जरूरी है। आज अगर पुराने युग में हम देखते हैं ना कि पिताजी कह देते थे कि बेटा जो भी करना है, तुमको व्यापार करना है, नौकरी करना है, यहीं घर पे रह करके करना है, तुम बाहर नहीं जाओगे। आपको ऐसे हजारों लाखों लोग मिलेंगे अपने पिताजी की पीढ़ी के जो कहते हैं कि साहब मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि तू किराने की दुकान पर बैठ जा, लेकिन घर छोड़ करके नहीं जाएगा। सही है। उस समय के बच्चे इस बात को मान लेते थे और अपने आप को सुखी माना उन्होंने। हमने पिताजी की बात मान करके बहुत अच्छा किया, आज मेरा किराने का व्यापार इतना बड़ा है, 20 लोग के परिवार मेरे व्यवसाय से चल रहे हैं, मैं इतने नौकर चाकर रखता हूँ, इतने गोडाउन है, इतने अकाउंटेंट है मेरे पास। पिताजी ने नौकरी नहीं करने दी, इसका दुख नहीं है। आज ये स्थिति है क्या? आज जब बच्चा अपने माता पिता से प्रश्न पूछता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, माता पिता को खोजना पड़ रहा है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो लिस्ट बना करके बताएं क्या कि तुम्हारे डायपर चेंज किए हमने, ये बताना पड़ेगा माता पिता को, या तुम्हारे लिए हमने तुम्हारी पढ़ाई की फीस जमा की है। ये जो रिश्तों की टूटन है, ये टूटन पिता पुत्र के बीच में भी आ रही है, ये टूटन पति पत्नी के बीच में भी आ रही है। तो अब सामान्यतः जैसे आपने कहा कि आखिरकार समाधान तो खोजना ही पड़ता है। हम केवल समस्याओं की बातचीत करते रहे तो काम नहीं चलेगा। तो इसका समाधान एक तो क्या होता है, वाणी का संयम जो होता है, वाणी की शुचिता मर्यादा जो होती है, वो जो समाप्त हुई है। इन दिनों हम लगातार कह रहे हैं ना कि बच्चे सामने बोलने लगे हैं, है ना। तो इसके लिए 4 सूत्र दिए गए, हमारे पुरखों ने हमको बताया। अच्छा, क्या है वो? कि ये जो वाणी हम आपस में बातचीत करते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब आप व्यापार करने के लिए जाते हैं तो आपको जीभ से बोलना पड़ता है। आप जब भी नौकरी करते, मार्केटिंग करने गए, तो भाई अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति कौन, जो जाकर के कन्विंस करा करके आएगा कि भाई यही वॉशिंग मशीन आपके लिए सबसे अच्छी है, बिल्कुल बेच करके आ जाए। तो व्यापार में आपको जीभ से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिश्तों में बात कर रहे हैं, आप जब रिश्तों के अलावा जब परिवार से बात कर रहे हैं, तो परिवार से बात करते समय आपके और या समाज से बात कर रहे हैं, तो समाज के लिए उन्होंने सूत्र दिया कि आपको कंठ से बोलना चाहिए। फिर जीभ से काम नहीं चलेगा, कंठ से बोलेंगे तो ज्यादा लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब रिश्तों में बात कर रहे हैं तो रिश्तों की ध्वनि हृदय से निकलना चाहिए।
अब इसको साइंस की कसौटियों पर खरा उतारने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि वाणी तो केवल जीभ से ही निकलती है, तो हर जगह जीभ से बात करना, अर्थ ये है कि आप जब रिश्तों की बात करते हैं तो आपको हृदय का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग का नहीं। तो ये, लेकिन जब माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से बात करते हैं, चाहे दादाजी करें, दादी करें, अपने पोते पोती से, या माता पिता अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो उनका स्वर नाभि से निकलता है। अच्छा। अब ये इसका अर्थ क्या हुआ, जब पुरखों ने कहा कि नाभि से स्वर निकलने का अर्थ ये हुआ कि दुनिया में मां का और बेटे का ही संबंध ऐसा है जो नाभिनाल संबंध कहलाता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि मां अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती और बच्चे अपनी मां के बारे में कभी कोई कुविचार नहीं ला सकते। हमारी मां दुनिया की श्रेष्ठतम मां है, ये हम सब कहते हैं। उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, वो आदर्श है, वो नाभि का संबंध है। तो हमारी वाणी नाभि से निकलेगी तो बच्चे भी हाँ करेंगे, फिर कहेंगे कि चलो तुमको सरकारी नौकरी नहीं करना है, तुम किराने की दुकान पर बैठो, बच्चे कहेंगे हम बैठते हैं। ये तब कहते हैं जब नाभि से स्वर निकलता। अगर कंठ से निकला होता, अगर जीभ से निकला होता तो बच्चे मना कर देते। आज यही सब हो रहा है। आपकी बातों से सही लग रहा है कि जो एड चलाए गए कि बच्चे दो ही अच्छे, और अब तो आपने बोला एक ही अच्छा, और अब तो एक और कुछ आ गया कि बिंक फैमिली, हाँ अब तो बच्चे ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया, या प्रॉब्लम पॉपुलेशन थी? एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि भैया प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन है, हम 145 करोड़ हो गए हैं, जगह नहीं है, आप बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो। आप तो मतलब पुराने सोच के लोग हो, नए सोच में कौन 4 बच्चे 8 बच्चे पैदा करता है? इस तरह से उनको बोल के ठंडा कर दिया जाएगा। अगर वो ऑफिस में जाए और बोल दे कि उसके 5 बच्चे हैं, तो पता नहीं उसके लोग कितना हंसेंगे, उसको बिठाएंगे कि नहीं साथ में, और वो मजाक का पात्र बन जाएगा, बिकॉज उसने भी एक ही चीज सुनी है, बच्चे दो ही अच्छे, और अब तो बच्चे ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ प्लानिंग है, ऐसे माइंडसेट बना दिया गया सबका। पॉपुलेशन प्रॉब्लम बोलते ही हमको लगता है ये राष्ट्रीय समस्या है। हाँ। मैं आपको एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दे करके कहता हूं कि अगर जनसंख्या का बढ़ना या घटना राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्र का समग्र विकास, सर्वांगीण विकास अगर जनसंख्या से प्रभावित होता है, तो मैं आपको ये पूछता हूं कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है तुलनात्मक रूप से चीन के और भारत के। आप बताइए प्रगति कौन कर रहा है, भारत और चीन कर रहे हैं या अफगानिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं? तो भीख का कटोरा हाथ में लेकर घूमने वाला देश जिसकी जनसंख्या कम है उसको ज्यादा प्रगति करना चाहिए थी, लेकिन वो अपने संस्कारों के कारण मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है वो राष्ट्र। चीन ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को। चीन तो विकसित राष्ट्र है आज, लेकिन चीन ने कहा कि हमारी जो मेन पावर है वो हमारी शक्ति है, हमारा दुर्गुण नहीं है, हमारा दोष नहीं है। और यही बात अब भारत ने भी कहना प्रारंभ की। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जो मेन पावर है ये हमारी शक्ति है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कारखाने बढ़ेंगे, दुकानें बढ़ेगी। जब संतति अधिक पैदा होती है, देखिए एक लेवल पर जाकर के जिन चीजों की समस्या आती है वो समस्या होती है प्राकृतिक संसाधनों की। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि कोई भी देश प्राकृतिक संसाधनों का पूरा सदुपयोग कर रहा है क्या, इस पर निर्भर रहता है। हमने अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, तो ये आपको पानी रोक करके बांध नहीं बनाना पड़ रहा है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो आप सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त। सूर्य क्या परसों खत्म हो रहा है क्या, अगले वीक में खत्म हो रहा है क्या, अगले महीने में खत्म हो रहा है क्या? अभी करोड़ों वर्ष से सूर्य है, करोड़ों वर्ष तक रहेगा। विज्ञान इतना उन्नत है कि आप बिजली पैदा करना शुरू कर दो, आपके कंप्यूटर, आपके कैमरे, आपके मोबाइल, सब कुछ जिस दिन सौर ऊर्जा से चलने लगेंगे तो ये ऊर्जा कभी समाप्त हो रही है क्या? पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मुझे कई बार ये लगता है कि इन बातों को लेकर के अब हमको धीरे धीरे हीनता बोध से बाहर निकलना चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए कब दोष बन करके प्रकट हुई है, चाहे वो सम्रांगण में देखें, युद्ध के क्षेत्र में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें, व्यापार के क्षेत्र में देखें, हम लगातार तो प्रगति कर रहे हैं। तो जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना। भारत की जनसंख्या बढ़ जाने के बाद भी जिस समय जनसंख्या की चिंता प्रारंभ हुई थी 1930 में, 1940 में, 1950 में, हर 11वें वर्ष में जनसंख्या के आंकड़े आते हैं और जनगणना होती है। हर 10 साल बाद इसकी चिंता व्यक्त की जाती रही, लेकिन क्या प्रगति के आंकड़े वो थे क्या? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 1960, 70, 80 के बाद में भारत लगातार प्रगति कर रहा है? रेशियो आप देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रगति भी बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ न कुछ भ्रांति हमारे मन में थी। अब वापस आते हैं, जो ये रिश्ते जो टूट रहे हैं, वो रिश्ते टूटने में जो सबसे बड़ा एक आता है, बाकी रिश्ते जो टूट रहे हैं वो तो टूट ही रहे। जैसे बाप बेटे की जो लड़ाई है वो कोर्ट तक तो बहुत कम जा रही है। जो सबसे ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं वो हस्बैंड और वाइफ के, और वो इतने टूट रहे हैं कि वो दोनों परिवार
जो पहले की संस्कृति की दोनों साथ में सारे फंक्शन होते थे, पर्व मनाते थे, वो कोर्ट में मिलते हैं। अब वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, 10-10 साल लड़ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। समझ में ये क्या हो गया है दो परिवारों में, और ये कहाँ पे मतलब गलती हो रही है। और अच्छा, अपनी संस्कृति में कभी रहा नहीं। ये भी जो वेस्टर्न है, जो पश्चिम देश रहे, उनमें तो जो आपने अभी बस वाला बताया था कि ये चौथी बीवी तीसरा पति, ये वहाँ बड़ा नॉर्मल है। हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो ये समस्या ये सब कहाँ से बढ़ रही है और कैसे इसको सही करें? सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों का एक तो मजाक बनाना बंद करना चाहिए। जोक्स जो बनते हैं इन दिनों, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा, तो पति पूछ रहा है कि भाई तुम क्यों व्रत रख रही हो, तो वो कहती है कि ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि 7 जन्म तक हम साथ रहें। तो पति कहता है कि थोड़ा ये निश्चित कर लेना कि ये अपना 7वां ही जन्म हो। अब ये कहने को एक चुटकुला हो सकता है, लेकिन आप अंततः अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से त्रस्त हैं, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना नहीं चाहते, तो स्वाभाविक रूप से पति पत्नी के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सारी समस्याएं गौण होती है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो पहले से ईश्वर प्रदत्त बनाया हुआ नहीं है। माता पिता ईश्वर प्रदत्त है, पुत्र पुत्री ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने आपको उन रिश्तों से जोड़ा है। पति पत्नी का रिश्ता समाज जोड़ता है, आप स्वयं जोड़ते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो लंबे समय तक चलना अनिवार्य भी होता है, और इसमें परस्पर विश्वास और सामंजस्य होना अनिवार्य है। तो अभी जो समस्या हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके कारण से विवाह विच्छेद के प्रकरण बढ़ रहे हैं, ये केवल इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपस में सामंजस्य की कमी हमको दिखाई दे रही है। तो ये जो सामंजस्य का अभाव हमको दिखाई देता है, उसका मूल कारण कई बार बाहरी तत्व भी होते हैं। पति पत्नी के बीच में समन्वय का अभाव आने का एक बड़ा कारण होता है अविश्वास। अविश्वास के लिए व्यक्ति और मनुष्य स्वयं जवाबदार होता है। पति भी जवाबदार है, पत्नी भी जवाबदार है। एक दूसरे पर 100% विश्वास करें, आंख बंद कर विश्वास करें। आप शक करेंगे तब भी वो अविश्वसनीय बन सकता है, शक नहीं करेंगे तब भी वो विश्वसनीय हो सकता है। इसलिए इन चीजों पर ये बिल्कुल निर्भर नहीं। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि कई बार बाहरी तत्व इस पर प्रभाव डालते हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है हमारे रिश्ते, हमारे संपर्क, हमारे यार दोस्त सहेलियां, ये जो होते हैं, ये बाहरी तत्व कहीं ना कहीं कई बार आपको कहते हैं या तो रूप रंग को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, आपकी अर्निंग को लेकर टिप्पणी करेंगे, आपके व्यवहार को लेकर टिप्पणी करेंगे, और मन में शंका के बीज पैदा करते हैं। कई बार कहते हैं कि ये तो कैसा है या ये कैसी है। तो आपके निकट के जो परिजन हैं, आपके निकट के जो यार दोस्त हैं, उनकी बातें सुन करके आप प्रभावित न हो, ये बहुत अनिवार्य तत्व होता है। इसके लिए मैं कई बार सामान्यतः रामचरितमानस का एक उदाहरण देता हूँ कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता माता ने कहा कि कहाँ तो प्रभु राम कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जी नहीं पाऊंगा, और मुझे इतना समय हो गया, ये रावण अपहरण करके लाया है और वो तो आराम से वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आखिरकार क्या उपक्रम किया मेरे लिए। तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं कि माँ आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। अब देखिए, हनुमान जी इतना सम्मान करते हैं राम जी का, सीता जी का, और माँ को टोक करके आप गलत कह रही हैं। प्रभु जो हैं वो लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं, वो लगातार, और उन्होंने ये किया, फिर वो पूरा विवरण देते हैं। हनुमान जी की भूमिका क्या है, वो तुरंत कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप अपने पति के बारे में ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा सोचिए भी मत। प्रभु राम लगातार विचलित हैं। आपका जब अपहरण हुआ तो फूल पत्तियों तक से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, किसी ने देखा है क्या। तो ये जो भाव है, वापस जब लौट करके जाते हैं तो प्रभु राम कहते हैं कि सीता वहां पर अशोक वाटिका में मेरे शत्रु के राज्य में रह रही हैं, और कहाँ तो वो कहती थी कि आपसे दूर होकर के एक क्षण में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इतना लंबा समय हो गया और कुछ नहीं हुआ सीता को। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो। बोले वो मैं अभी जब सीता माँ से मिल करके आया अशोक वाटिका में, तो वो कहती हैं कि मैं लगातार राम नाम का जप कर रही हूँ, राम का जो नाम है वो मेरे मुख से बराबर निकल रहा है, और इसलिए वो एक प्रकार से पहरेदार का काम करता है। यदि मेरे प्राण उड़ेंगे, ये प्राण पखेरु उड़ेंगे, तो ये प्राण पखेरु कहाँ से उड़ने वाले हैं। इस देह में मेरे प्राण बैठे हुए, और ये मुख के माध्यम से अगर चले गए तो मेरे मुख पे तो राम नाम का पहरा है। अगर कोई चीज घर से गायब हो गई तो उसके लिए दोषी कौन होगा, चौकीदार होगा। मैंने तो चौकीदार राम नाम को बना रखा है। तो प्रभु का नाम बदनाम न हो, उनका नाम जब तक मुख पर है तब तक ये प्राण पखेरु नहीं उड़ सकते। तो मेरे प्रभु का नाम बदनाम न हो, इसलिए मैं नहीं मर रही हूं, इसलिए मेरे प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे हैं। तो ये आपके नाम की लाज रखने के लिए सीता माता जीवित है आज तक।
अब ये जो हनुमान जी की दोहरी भूमिका है, आप देखिए हनुमान जी जैसा अगर मध्यस्थ हो, हनुमान जैसा परिजन यहाँ तो हो, उल्टा है। हाँ, लेकिन आज होता ये है कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले लोग। तो हमको ये अच्छे लोगों का संगत रखना, अच्छे लोगों का साथ रखना, और दूसरे अगर कोई मंथराएं तो हर युग में है ना, तो शूर्पणखा और मंथरा तो आती रहेगी जीवन में, इनको पहचानना और हमारे रिश्ते पर उनका प्रभाव न पड़े, ये चिंता पति को भी करना पड़ेगी, पत्नी को भी करना पड़ेगी, और पूरा विश्वास रखना एक दूसरे पर। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के कहेगा कि पति सिगरेट पी रहा था, तो जब तक मेरे पति मुझसे नहीं कहेंगे कि मैं सिगरेट पी रहा था, तब तक मैं नहीं मानूंगी। बाहर वाले ने कहा, मैं उनसे पूछूंगी, और ये विश्वास पत्नी को रहेगा तो पति को भी ये विश्वास रहेगा कि अगर मैंने सिगरेट पी है तो मैं बताऊंगा कि मैंने सिगरेट पी। पत्नी ने पूछा है ना, तो मुझे बताना चाहिए कि मैंने सिगरेट पी है। तो ये जो विश्वास है, इसको बनाए रखना, ये दोनों ही रिश्तों के लिए बहुत अनिवार्य होता है, और इसलिए हमको इस बात की चिंता करना ही चाहिए कि ये सामंजस्य और समन्वय बना रहे आपस में। आपने जो बोला हनुमान जी का जिस तरह का उनका डबल रोल था, एक तरह से उन्होंने दोनों जगह रिश्तों को जोड़ने के, बट आज के युग में हो ही रहा है, दोनों जगह से हो रहा है कि हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उस रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ है, उनके रिश्ते में उनके पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हैं कि सुबह से लेकर शाम तक का डिटेल चाहिए, फिर क्या हुआ चाहिए, फिर ये चाहिए, और वहां से सलाह ये वाली तो कम ही मिलती होगी अच्छी वाली भी, लेकिन अगर इतनी अच्छी एडवाइस मिलती तो घर इस तरह से तो नहीं टूट रहे होते। तो क्या इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी घर को तोड़ रहा है? सामान्यतः देखिए, ये जो हम लोग जो निरक्षीर विवेक की बात जब करते हैं रिश्तों को लेकर के, तो ये यही होता है। किसी भी पत्नी के लिए उसके मायके से मिली हुई राय ही सर्वश्रेष्ठ राय होती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की मजाक बनती है, कई बार अच्छी ज्ञान की बातें भी मिलती है। तो एक कोटेशन पढ़ा था कि जब तक मायके का हस्तक्षेप बेटी के घर में बना रहता है, बेटी के घर के निर्णय मायके के हस्तक्षेप से होते रहेंगे, तब तक कोई भी बेटी अपने ससुराल में सुखी नहीं हो सकती। ये एक सोचा समझा वक्तव्य, इसलिए मैं इसको मानता हूं मनोवैज्ञानिक वक्तव्य इसलिए भी है क्योंकि देखिए, एक पत्नी के लिए श्रेष्ठतम राय तो मायके की होगी, ससुराल की राय को वो महत्व नहीं देगी। इधर पति के लिए अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की राय महत्वपूर्ण होती है, ससुराल से दी हुई राय उसके लिए बोझ बन जाती है। यहां आकर के पति पत्नी के बीच फ्रिक्शन की शुरुआत हो सकती है, ईगो आ जाता है, क्योंकि एक के लिए वो महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए वो महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, अंततः दोनों विपरीत दिशा में सोच रहे हैं, एक अपने मायके की सोच रही है, ये अपने घर परिवार की सोच रहा है। इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट दरअसल ये है कि अंततः देखिए, कोई भी ससुराल का पक्ष जो है वो अपनी बहू के विरुद्ध कभी नहीं सोचना चाहेगा कि ये दुखी हो जाए ऐसा सोच करके, क्योंकि ये पत्नी अगर दुखी हुई तो मेरा बेटा भी दुखी होगा, ये हर माता पिता को पता होता है। पुराने युग में आदर्श जो प्रस्तुत होते थे, उन आदर्शों को आज भी हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि दोनों ही पक्ष में अच्छाई भी हो सकती है, दोनों ही पक्ष में बुराई भी हो सकती है। तो इन दोनों पति पत्नी को मिलकर के विचार करना चाहिए कि ये जो सुझाव दिया जा रहा है, अगर मायके से ये कहा गया कि तू तो अलग हो जा, चूल्हा चौका लेकर के चल दे यहाँ से, तू काहे के लिए सहन कर रही है, क्यों इन बुड्ढे बुड्ढे की सेवा में लगी रहती है, तो पत्नी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे मायके से मेरी माँ या पिता भी ये संदेश दे रहा है, मेरा भाई भी दे रहा है, ये गलत है। क्योंकि अंततः पति के माता पिता को अगर मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, मैं सेवा नहीं करूंगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? यही प्रश्न जब मेरे घर पर आएगा, मेरे भाई की पत्नी या मेरी भाभी जब मेरे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगी, तो मुझे कितना बुरा लगता है। उतना ही बुरा मुझे तब लगना चाहिए जब मैं अपने सास ससुर के साथ व्यवहार कर रही हूं। ये क्रॉसिंग पॉइंट होता है। इस क्रॉसिंग पॉइंट को ठीक ढंग से समझना, और दोनों पति पत्नी के बीच में कुल मिलाकर के हम लोगों को ये सामंजस्य बैठाने की चर्चा बार बार इसलिए भी करना पड़ती है क्योंकि इन दिनों ईगो हर्ट हो रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पति पत्नी को नौकरी भी करना है, दोनों को पढ़ाई भी करना है, दोनों की प्रगति भी होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन इस प्रगति के बाद अपने दायित्व का निर्वाह करने में तो कठिनाई नहीं आ रही है दोनों को। पति को परिवार को जितना समय देना है उतना देना चाहिए, पत्नी को परिवार को जितना समय देना है उतना देना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सहयोग अपनी पुराने परंपरा और मिथक को तोड़ करके करें। इसका एक उदाहरण ऐसा कि भाई घर के कामों में पति सहयोग करता है कि नहीं करता है। ऐसा तो नहीं कि पति सर्विस करके आया और वो तो सोफे पे बैठ के कहता है चाय बना के लाओ। पत्नी भी सर्विस करके आई है और वो चाय बना करके लाएगी, ये ध्रुव सत्य तो नहीं है ना। सूरज पूर्व से उगेगा ऐसा सत्य नहीं है। किसी दिन पति को भी तो चाय बना देना चाहिए। अगर पत्नी ने बर्तन मांज करके रखे और अगर पति उन बर्तनों को जमा देता है तो इसमें कोई पति की अवमानना थोड़ी ही है क्या? तो ये जो सामंजस्य ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है छोटी छोटी चीजों के माध्यम से। तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो कौन सी चीजें हैं
मोटा मोटा अगर आप बता पाए कि भाई ये कुछ चीजों का प्रभाव पड़ने से हमारे परिवार टूट रहे हैं। ईगो और अहंकार। अच्छा। मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में जो सर्वाधिक विघटन का कारण बन रहा है वो उनका अहंकार बन रहा है। इस ईगो को सबसे पहले उनको समाप्त करना पड़ेगा। कैसे? पति पत्नी के बीच में सामान्यतः कोई अहंकार हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हाँ, कोई बड़ा छोटा भी नहीं होता और न किसी प्रकार का काम बड़ा छोटा होता है दोनों के बीच में, न किसी प्रकार की व्यवस्था है। अगर पुरुष ये कहना शुरू कर देगा, अहंकार पुरुष में किस चीज का आएगा? वो कहेगा मैं बाहर जाता हूं, मैं कमा करके लाता हूं। पत्नी तुरंत कहेगी मैं भी तो जा रही हूं। आपका ईगो हर्ट हो गया, यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। तो चल कल से नौकरी करना बंद कर दे, अब लड़ाई और बढ़ना ही है। इस ईगो को समाप्त करना। मैं इन दिनों भोपाल में चूंकि रहता हूं साहित्य अकादमी के काम से, वहां पर एक साहित्यकार परिवार को मैंने देखा। मैं उस परिवार को आदर्श मानता हूं। पत्नी की ऑलरेडी पहले से शासकीय सेवा में बहुत अच्छी सर्विस है। एक बेटी उनके यहाँ पर जन्म लेती है और उस बेटी के पालन पोषण के लिए अब एकमात्र तरीका यह बचा था कि पुरुष जो है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, पत्नी जो है, माँ जो है वो सरकारी नौकरी करती। उनका वेतन ज़्यादा है, पति का वेतन कम है। दोनों पति पत्नी ने बैठ करके सोचा कि किसी एक को तो नौकरी छोड़ना पड़ेगी, इस नवजात शिशु को बाई के भरोसे भी नहीं छोड़ना है, इसको पालन पोषण भी करना है, तो क्या करना चाहिए? पति ने अपने अहंकार को तिरोहित करते हुए तुरंत कहा कि मेरी चूंकि प्राइवेट नौकरी है, मैं तो कल को कहीं भी कर लूंगा, मुझे तो 50 संस्थान मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सरकारी नौकरी एक बार छूट गई तो ये दोबारा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि इस बच्चे के लालन पालन के लिए मैं नौकरी छोड़ करके मैं घर संभालता हूं। उस परिवार को मैं आदर्श इसलिए मानता हूं कि पति ने खुद, और वो अभी भी कर रहे हैं, अभी वो कोई काम नहीं करते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो है, और मैं चूंकि उस परिवार में जो गृहिणी है उनको भी जानता हूं, गृहिणी ने मुझे बताया कि मेरा पूरा जो अकाउंट है उस अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उसका एटीएम मेरे पति के पास रहता है। वाह। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पतिदेव को मुझसे यह कहना पड़ा हो कि मुझे इस काम के लिए 100 रुपए दे दो या 200 रुपए दे दो। मुझे जब अपनी कार के लिए, पेट्रोल के लिए पैसे मांगना होता है तो मैं उनसे मांगती हूं। यह सामंजस्य होता है, यह समन्वय होता है। अब यहां पर दोनों लड़ भी सकते थे, झगड़ भी सकते थे, तलाक भी हो सकता था, लेकिन वो परिवार अगर आदर्श ढंग से चल रहा है, उनकी बेटी अगर आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रही है समाज जीवन में, स्कूल में, पढ़ाई में, ये सब दोनों पति पत्नी के सामंजस्य से हुआ। बिना लड़ाई झगड़े किए भी तो उन्होंने इसका समाधान निकाला। इसकी शुरुआत वहां से होती है जब रिश्ता ढूंढते हैं। हाँ, लड़की के लिए और लड़के के लिए। चूंकि हमने आदर्श, दरअसल ऐसा परिवार, आज बेटी के लिए अगर वर खोजने के लिए जाते हैं, अगर माता पिता बेटी के सामने ये कहना शुरू करेंगे वो परिवार इसलिए अच्छा है कि वो लड़का इकलौता है, भाई बहन कुछ नहीं है। अरे वो आदर्श परिवार कैसे हो सकता है? केवल इसको आधार बना करके, या वो बहुत ज्यादा कमाता है, उसकी तो सरकारी नौकरी है, वो माता पिता के पास रहेगा नहीं। ट्रांसफरेबल जॉब को आज आदर्श मानने लगे माता पिता। क्यों? ताकि बेटी और दामाद जो है वो अपना घूमते रहे आराम से, माता पिता एक जगह पड़े रहेंगे अपनी। तो आपके ये जब माइंडसेट तैयार हो रहे हैं, इस माइंडसेट का असर बेटी पर भी होगा, आने वाली संतति पर भी होगा। और आप जब ये बातचीत कर रहे हैं तो आपकी घर की बहू भी तो सुन रही है। आप बेटी के लिए कौन सा रिश्ता खोज रहे हैं, आपके घर की बहू को भी समझ में आ रहा है कि अब मेरे पति को मैं कहती हूं कि तुम ट्रांसफरेबल जॉब लो, या व्यापार भी कर रहे हो तो अपन कहीं और चल करके एक ही नगर में दूसरी जगह जाकर के रहना शुरू करें। इनमें से दरअसल जो विकृतियां आ रही है, उन विकृतियों की जो पराकाष्ठा है वो कहां तक पहुंचती है, तो मैं सामान्यतः इस विषय पर जब भी बात करता हूं तो उदाहरण देता हूं। लखनऊ के इंदिरा नगर का एक परिवार था। पिता जो है वो आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल थे, और वो एकदम वास्तविक प्रसंग है, ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। 2 बेटे थे, दोनों बेटों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया व्यवसाय करने के लिए। वही मनी कॉन्शियस, करियर कॉन्शियस बच्चों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाना शुरू किया, बड़े व्यापारी हो गए, बड़ा पैसा कमाना शुरू कर लिया। यहां पर माँ जब अंतिम सांसें ले रही थी, पिता बार बार फोन कर रहे थे कि तुम्हारी माँ का अंतिम समय, दोनों बेटे आ जाओ, एक बार देख जाओ। दोनों नहीं आए। अंततः यह हुआ कि माँ अपने दोनों बेटों की प्रतीक्षा करते करते मर गई। पिता ने फोन किया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है, मैं ले जा करके इसको शीत गृह में रख रहा हूं, तुम दोनों बेटे आ जाओ और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो। एक बेटा, छोटा वाला बेटा आता है 3, 4, 5 दिन की प्रतीक्षा के बाद, और पिता कहता है कि बड़ा वाला क्यों नहीं आया? मैंने तो सूचना ये दी थी कि दोनों बेटों को आना चाहिए, माँ को अंतिम विदाई देना है, तुम उसके जीते जी भी नहीं आ पाए। तो छोटे बेटे के मुंह से सत्य निकल गया। क्या? उसने कहा कि हम दोनों भाइयों की आपस में बातचीत हुई थी, टाइम हम दोनों के पास नहीं था, लेकिन उसने कहा कि अभी माँ को पहुंचाने के लिए तुम चले जाओ, पिताजी के समय मैं चला जाऊंगा। और ये बात आर्मी से रिटायर्ड पिता को इतनी ज्यादा हर्ट करती है,
उनके पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी। उन्होंने एक बहुत मार्मिक पत्र अपने दोनों बेटों के नाम से लिखा कि भाई तुम दोनों के पास तो समय नहीं है, तुमको तो पैसा कमाना है, माता पिता के लिए तुम्हारे पास अंतिम विदाई देने का भी समय नहीं है, और तुम लोग एक एक करके आओगे तो माँ के समय छोटा आया और मेरे समय फिर बड़ा आ जाएगा तो छोटा नहीं रहेगा। और हम दोनों माता पिता की इकलौती इच्छा ये थी कि हमारे दोनों दो बेटे हैं, कम से कम दोनों बेटे हमको अंतिम विदाई तो दें, तो इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और उन्होंने अपनी कनपट्टी पर रख करके गोली मार ली। कहा कि बड़े को भी बुला लो, तुम दोनों मिलकर के हम दोनों को एक साथ विदा कर दो। ये अखबारों में भी ये प्रसंग छपा। भारतीय परिवार यहां तक आकर के खड़े हो गए हैं। हमने पश्चिम को जो आदर्श बनाया था उसकी परिणति ये है। हम नहीं चाहते कि भारत की व्यवस्था बने कि यहाँ पर अनाथ आश्रम में बच्चे पलें, वृद्धाश्रम में माता पिता पलें, उनसे मिलने के लिए बेटों को समय नहीं है, उनको पालने के लिए समय नहीं है। ये परिस्थितियां एक आदर्श समाज की नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय समाज वो आदर्श रहेगा जहां पर अगर पड़ोस के किसी परिवार में माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनका एक बच्चे दो बच्चे अनाथ हुए, तो 4 घर मोहल्ले के तैयार खड़े रहेंगे कि नहीं इन बच्चों को हम पालेंगे। ये जगन्नाथ का देश है, यहाँ पे कोई अनाथ नहीं रह सकता, ऋतंबरा जी कहती है। और न ही कोई माता पिता बच्चों के द्वारा त्याग कर दिए जाने के बाद अकेले रहेंगे। समाज के, मोहल्ले के, परिवार के, रिश्तेदारी के लोग इस बात की जवाबदारी लें कि अब इन बुजुर्गों की देखभाल हम करेंगे। आपको आपके समाज के लिए दरअसल ये अगर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम समाप्त करना है तो इसके लिए पूरे समाज को तैयारी करना पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अपनी पूरी चर्चा में मैं इस बात को लेकर के, मैंने अभी जो उदाहरण दिया ये 2 बेटों का दिया था, उससे पहले परिवार के विभाजन को लेकर के मैंने बेटियों की बात की थी। लेकिन ये विभाजन का वायरस किसी भी दिमाग में आ सकता है, इसके लिए न तो बेटी जवाबदार है न बेटा जवाबदार है। तो जिस दिमाग में ये वायरस पैदा हो उस रिश्ते से जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति को, अगर महिला के दिमाग में ये बात आई तो परिवार के पुरुष को, पुरुष के दिमाग में ये बात आई तो उस परिवार की महिला को, यानी पति पत्नी में से किसी एक को एंटीबायोटिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब जाकर के परिवार बचता है। जिसके दिमाग में भी ये विषाणु आता है कि हमको परिवार से अलग रहना है, हमको अकेले रहना है। इसके साथ में आखिरी में इस बात को भी जरूर कहना चाहता हूं कि हम परिवार के विभाजन और परिवार के विस्तार में अंतर को जरूर समझ लें। हर बार भाइयों का अलग होना, देखिए किसी भी परिवार में नौकरी करने के लिए आपको चेन्नई बेंगलोर भी जाना पड़ सकता है इंदौर से, और किसी को अब्रॉड यूएस भी जाना पड़ सकता है, या अन्य देशों में जर्मनी जापान जाना पड़ सकता है। ये दरअसल काम की दृष्टि से जब आप अलग होते हैं ये परिवार का विस्तार होता है। ये आपकी एक प्रकार से मजबूरी भी है, और पूरा परिवार खुशी खुशी भेजता है। मेरा बेटा अगर जी न्यूज में एंकर है तो मुझे उसको दिल्ली भेजना पड़ा। मैं जानता हूं कि इस तरह के नेशनल मीडिया में अगर उसको एंकर के रूप में काम करना है तो इंदौर में उसके लिए संभावनाएं नहीं है, और हम सब लोग इंदौर में रह रहे हैं। तो ये परिवार का विस्तार है। कुल मिला करके हम इसको विभाजन न माने, क्योंकि ये मजबूरी भी है और ये प्रगति के लिए अनिवार्य भी है। विभाजन वह होता है जो उदाहरण मैंने लखनऊ का दिया कि विभाजन हृदय में पैदा होता है, विभाजन की रेखा आपके दिमाग में पैदा होती है। इस रेखा को समाप्त करना ही मुझे लगता है कि एक आदर्श परिवार की ओर बढ़ने का सही रास्ता हो सकता है। इस विभाजन की रेखा को मनोविज्ञान न बनने दे, मानसिकता न बनने दे, ये दरअसल एक परिवार के लिए सही होगा। आपने बहुत डिटेल में बताया कि प्रॉब्लम की आपने शुरुआत ही की। पहले तो संयुक्त परिवार होना चाहिए, ज़्यादा समय बच्चे का परिवार के साथ बीते, दादा दादी मौसा मौसी ये सब, चाचा चाची वो सब रहें तो बच्चा अलग तरह से बड़ा होता है। वो जो प्राइवेट वाला रूम है जो है, प्राइवेसी चाहिए, वो तुरंत बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चे बस को प्राइवेसी नहीं चाहिए, इससे ये भी पता चलता है वो पेरेंट्स बच नहीं सकते जो बच्चे को प्राइवेसी देते हैं, वो उनको भी चाहिए होती है आई थिंक प्राइवेसी। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वो दिन भर रील देखते हुए या वो बोलते हैं ना जॉब का एक्सक्यूज देके कि मैं बिजी हूँ, लैपटॉप मेल फोन जॉब, उस बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। उसको एक टाइम ज़रूर देना चाहिए। आपने ये जो चीज़ें बताई ये भी बड़ी ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की, दोनों में किसी में भी वायरस आ सकता है, और जिसमें भी पहले आता है तो दूसरा वाला उसको एंटीबायोटिक या डोज जो भी सही से समझा दे। और परिवार में कोई ना कोई हनुमान होना चाहिए जो जब किसी में दोष आता है तो वो उसको समझाए, ना कि उसमें सुरपंखा और बाकी मंत्रा की तरह उसको और बढ़ाए। घर वालों का इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव चीज़ों में होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जिससे घर बिगड़ सकता है तो उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढना चाहिए जहां पे हम ये ढूंढे कि मेरी लड़की अकेले लड़के के साथ रहेगी या मेरा लड़का अकेली लड़की के साथ रहेगा। ये प्राउड की बात नहीं है, ये टेंशन की बात है। और अगर ऐसा रिश्ता होता है जहां मैं बोलूं मेरी
जो बेटी है वो तो भरे पूरे परिवार में रहती है, तो प्राउड होना चाहिए। ये चीजें जो आपने बताई ये हमारे अगेन बहुत पुराना था। जैसे हम हमारी संस्कृति भूलेंगे हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आगे बढ़ना है, ग्रोथ भी लेना है, लेकिन परिवार भी नहीं छोड़ना है। जी। आज आपने समय निकाला और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने हमें डिटेल में बताया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।